वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और बेहद खास चर्चा की ओर हम बढ़ते हैं। फैमिली ट्रस्ट का आपने अक्सर जिक्र आजकल सुना होगा। उसको अगर शॉर्ट में हम समझें तो आपकी पूरी संपत्ति को एक ट्रस्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर फैमिली ट्रस्ट की तुलना हम एक वसीयत से करना चाहे तो ये कितना बेहतर होगा? क्या फैमिली ट्रस्ट ही आने वाला समय है जहाँ पर सब लोग अपनी फैमिली की संपत्ति जो है वहाँ रजिस्टर करेंगे, क्योंकि ये कानूनी व्यवस्था भी है। तमाम पेचीदगियाँ समझते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। विष्णु चुंडी सीईओ आसानविल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और फैमिली ट्रस्ट सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर क्या वाकई इतना कॉम्प्लिकेटेड है या उतना आसान है जितना आसान है एक वसीयत बनाना? वैसे लोगों को वसीयत बनाना सुनने में भी आसान लगता है लेकिन बनाते नहीं हैं, हम बताइए। जी तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने। तो शॉर्ट आंसर ये है कि ट्रस्ट थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वसीयत उतना आसान तो नहीं है। और पहले हम ये समझते हैं कि किन लोगों को वसीयत की जरूरत है और किन को ट्रस्ट की जरूरत है। तो नॉर्मली क्या है, ज्यादातर हिंदुस्तानी वसीयत भी नहीं लिख रहे हैं और वसीयत उनका प्रोटेक्शन सही तरह से कर पाए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास क्या होता है, रियल एस्टेट होता है, उन्होंने स्टॉक्स में निवेश किया है या एफडीज है। तो और टोटल नेटवर्थ भी, मतलब हम लोग अगर मान के चले कुछ 10 करोड़ के नीचे है पूरा नेटवर्थ, तो शायद आप वसीयत से काम निपटा सकते हो। और रही बात फैमिली ट्रस्ट की, वो थोड़ा मोर सोफिस्टिकेटेड टूल है जो मैं कहता हूं, जिससे आपको क्या है, कुछ आप कंडीशंस लगा सकते हो। जैसे मान लो कि आपके माइनर चिल्ड्रन हैं और आप ये चाहते हैं कि जब तक आपके बच्चे 18 या 25 या 30 के नहीं हो जाए, उनको ये संपत्ति नहीं जाए, ताकि उनको वो मेच्योरिटी मिले जिससे वो उसका सही उपयोग कर सके। तो उस जैसे उन तरह के क्लॉजेस को जब आप ऐड करना चाहते हो, तो फैमिली ट्रस्ट एक अच्छा टूल हो जाता है। तो वो एक एग्जाम्पल हो गया। और लॉ जैसे थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, तो हम इसको एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल हुआ जहां पे ट्रस्ट आपको यूटिलाइज करने में आसान होगा। और अगर आपके बड़े फैमिलीज है या जॉइंट फैमिलीज है, कुछ लोगों के फैमिली बिजनेसेस होते हैं जो कई सालों से चलते आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी ट्रस्ट काफी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो लोग उनके जो लायबिलिटीज है, जो भी लोन्स है, उसको सेपरेट कर सकते हैं बिजनेस से। और जो उनके पर्सनल अर्निंग्स है, एसेट्स है, उसको ट्रस्ट में लगा के अपने पर्सनल टैक्स लायबिलिटीज को भी वो जरा प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो अपने आप। विष्णु, थोड़ा सा इसी को मुझे बारीकी से भी समझना है क्योंकि समय भी मेरे पास थोड़ा सा सीमित ही है। तो अब आपने ये बात समझा दी कि जिनके पास बड़ी संपत्ति है वो फैमिली ट्रस्ट के तहत जो है बेहतर उसको समझ सकते हैं, उनके लिए वो रणनीति सही है। लेकिन ज़्यादा संपत्ति से हमारा मतलब क्या हो सकता है? और साथ ही देखिए, विल में जब आप अपनी वसीयत बनाते हैं तो आप उसको कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं। उसमें सभी जानकारी जो है पूरी तरह से आपको देनी पड़ती है। जब आप ट्रस्ट बना रहे हैं, जब आप आपकी अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा जायदाद है आपकी, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में आपकी जायदाद है जिसके लिए आप ट्रस्ट बना रहे हैं, तो इसको क्योंकि अब ये लीगली तो बन ही रही है, क्या इसको कॉन्टेस्ट किया जा सकता है? आपने टैक्स का भी जिक्र किया है, तो किस तरह से टैक्स का भी एक लाभ मिल सकता है? थोड़ा सा ये जो जो बेसिक से सवाल हैं लेकिन थोड़े से इम्पोर्टेंट लगते हैं लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाँ, तो दो पॉइंट आपने रेस किए, तो एक एक करके लेते हैं। अगर आप जब वसीयत बनाते हो, तो उसका एक और एडिशनल स्टेप होता है जिसको प्रोबेट कहते हैं। मतलब कोर्ट में जज साहब बताएंगे कि हाँ, ये वसीयत सही है और इस पे हम ये स्टैंप लगाते हैं, और जो भी वसीयत में है उसके अनुसार आप संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो जो स्टेप है प्रोबेट का, वो आपको ट्रस्ट में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको थोड़ा समय और कॉस्ट बच जाएगा। वो एक डिफरेंस है। और ट्रस्ट एक प्राइवेट एंटिटी है। जैसे ट्रस्ट का मतलब वो एक ऑलमोस्ट एक प्राइवेट एंटिटी की तरह बन जाता है। तो उसके खुद के आपको हर साल टैक्स रिटर्न्स भरने पड़ते हैं, उस एसेट्स, उसमें अभी मैं आऊंगा उस पर, कैरेक्टर्स जो ट्रस्ट के अंदर है। तो वो एक बेनिफिट हो गया जो प्रोबेट आपको करने की जरूरत नहीं है। और ट्रस्ट ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है,
तो उसमें क्या है, आप इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करते हो और उनको आप रूल्स देते हो कि ये ट्रस्ट किस तरह से चलाओ, और ये उनके दायरे है जिसके अनुसार आप जो संपत्ति है उसका उपयोग कर पाओगे। और जो उसके बाद का एडवांटेज जो है टैक्स का, जो हमने बात किया है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे बच्चे फॉरेन में है, एनआरआईज है, पेरेंट्स यहाँ पे इंडिया में है, और पेरेंट्स के नाम पे जो एसेट था उनके गुजरने के बाद अगर बच्चों के नाम पे आ जाता है, और अगर वो रेंटल उस एसेट से आपको आ रहे कोई हाउस है, तो अब बच्चों को ग्लोबली टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप उसको ट्रस्ट में लगा देते हो, तो अगर वो फॉरेन में भी है तो इंडियन जो एसेट है वो टैक्स से आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल पाए। तो ये शायद ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रोबेट और टैक्स प्रोटेक्शन, एग्जाम्पल के जरिए मैंने बताया। अब मान लीजिए आपने फैमिली ट्रस्ट में अपनी सारी संपत्ति डाल दी, अब उसमें भी क्या कोई नॉमिनेशन का कोई प्रोसेस है? क्योंकि फैमिली ट्रस्ट में जा रही है तो सभी को पता है कि किस तरह की जायदाद है, किस तरह की संपत्ति है। वहाँ नॉमिनेशंस की ज़रूरत होगी, जैसे कि विल के तहत हम बोलते हैं कि ये हिस्सा इसको जाएगा, ये हिस्सा इसको जाएगा। क्या ऐसा भी किया जा सकता है फैमिली ट्रस्ट में? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो थोड़े कंपैरिजंस हैं। सो जैसे वो जो इंसान जो ट्रस्ट बना रहा है उसको हम लोग सेटलर के नाम पे कहते हैं, तो वो पहला कैरेक्टर हो गया। और दूसरा जो कैरेक्टर है ट्रस्टी या ट्रस्टीज, तो उनका काम बेसिकली वही हो गया जो विल के एग्जीक्यूटर करते हैं, कि रूल्स क्या है, इस ट्रस्ट को किस तरह से चलाना पड़ेगा, जो इंसान ने ट्रस्ट लिखा है उनकी क्या इच्छाएं थे। और बेनिफिशियरीज मतलब जिनको मिलेगा, नॉमिनी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि नॉमिनी और बेनिफिशियरी में बहुत फर्क है। नॉमिनी खाली कस्टोडियन है, ट्रस्ट में ऐसा कुछ नॉमिनी हम लोग नहीं लगा सकते, बेनिफिशियरी लगा सकते। मतलब वही एग्जांपल दे देता हूं मैंने ट्रस्ट बना लिया और मैं लिखता हूं कि जब मेरे बच्चे 18 के ऊपर हो जाएंगे उनका उम्र, तब उनको हर महीने इतना अमाउंट मिल जाना चाहिए। तो वो बेनिफिशियरी हो गए मेरे ट्रस्ट के, एक एग्जाम्पल के तौर पे। और फाइनली आप ट्रस्ट एक डीड है, तो उस डीड को आप रूल्स और उसका एक स्ट्रक्चर होता है और उसको आप रजिस्टर भी करना मैंडेटरी है। तो आप सब रजिस्टर ऑफिस पे जाइए और उसको रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो एक एंटिटी बन जाती तो अब जैसे कि वसीयत में तो हम जानते हैं कि हमें एक लॉयर के पास जाना होगा और वसीयत बनानी होगी। जब आप फैमिली ट्रस्ट बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मल प्रोसीजर क्या होगा, और क्या अब बिकॉज ये एक लीगल डीड भी है, तो ऐसे में इसकी देखरेख करने वाला कोई फैमिली का ही शख्स होगा, या हमें सरकारी या कोई लॉयर इसकी देखरेख करेगा? तो ये तो इसका आंसर होगा डिपेंड्स। और बिकॉज अभी इस शो पे तो मैं लीगल एडवाइस नहीं दे पाऊंगा, पर हर एक सिनेरियो पे, हर एक सिचुएशन पे वो स्टडी करके बताना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूं कि जो ट्रस्ट है उसका कोई स्टैंडर्ड एक टेम्पलेट नहीं है जो हर सिचुएशन पे लागू हो जाए। वो बदलते रहता है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही है एडवांस सोफिस्टिकेटेड टूल। तो आप अपने अपने लाइफ सिचुएशन के अनुसार आप उस पे कंडीशंस और रूल्स फ्रेम कर सकते हो। लेकिन जो मैंने ऊपर मोटा मोटा आपको स्ट्रक्चर जो बता दिया, आप एक ट्रस्ट बनाते हो, उसमें ट्रस्टीज आप मेंशन करते हो, बेनिफिशियरीज मेंशन करते हो, और उसको आप डीड की तरह उसको रजिस्टर करते हो, और रूल्स जो है वो आपके हैं। मैं फिर आपको एग्जांपल दे देता हूं। अगर आपके पास बिजनेस एसेट्स है, बिजनेस है, पर काफी बिजनेस पीपल लोन्स भी लेते हैं, लायबिलिटीज। तो अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को बचाना चाहते हो लोन्स क्रेडिटर से, तो आप ट्रस्ट बनाओ, उसमें जो अर्निंग एसेट्स है वो लगाओ। तो उससे क्या है, आपके नाम पे जो भी पर्सनल संपत्ति है वो आपने ट्रस्ट के नाम कर दी। तो वो आपके मरने के बाद रेगुलर इनहेरिटेंस हायरार्की पे नहीं आएगा, वो अब ट्रस्ट का प्रॉपर्टी बन गया है, तो कोई उसको टच नहीं कर पाए। तो वो एक एडवांटेज है। स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन अभी है हमारे समाज में, जैसे ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, उनके लिए लाइफ लॉन्ग प्लानिंग की जरूरत होती है। तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, एक प्रॉपर ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हैं जो बच्चों को उनके मतलब 30s 40s 50s तक ख्याल कर पाए और उनको एक इनकम सोर्स दिला पाए। तो ये अगेन एक और सिनेरियो हो गया। अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं इंडिया में डिवोर्सेस काफी ज्यादा हो रहे हैं, एलिमोनी के इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो अगर आप मैरिज से पहले भी अगर कुछ ट्रस्ट बनाना चाह रहे हो, इसको प्रिकॉशनरी ट्रस्ट जो बोलते हैं, तो उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा तो आपका जो पर्सनल संपत्ति है वो अपने आप नाम से हटा के
ट्रस्ट में लगा के उसको थोड़ा और प्रोटेक्ट कर पाओ। जैसा हम जानते हैं कि थोड़ा सा खर्चा आता है विल बनाने में, ट्रस्ट बनाने में कितना खर्चा आता होगा? विल बनाने से तो ज्यादा होता है, मेरे ख्याल से 5 या 10 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि जो लॉयर है आपके साथ बैठ के आपके साथ काफी मतलब विचार विमर्श करके आपके जो एक्चुअल डिजायर्स है, इच्छाएं है, वो उनको कंडीशन में लेके वो बनाते हैं। तो वो 15-20 मिनट का काम नहीं है, काफी घंटे और ये काफी हफ्तों के भी डिस्कशंस चलते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना ज्यादा संपत्ति है, कितने कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोगों के फॉरेन में भी एसेट्स होते हैं, कुछ लोगों के बिजनेसेस है, या तो उनके खुद के स्टॉक्स है, या खुद प्रमोटर है बिजनेसेस के जो अभी वैल्यूएशन चल रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। तो वो सब हर सिचुएशन पे अलग होगा टाइम। ट्रस्ट है, फैमिली ट्रस्ट है, तो मेरे ख्याल से ये शायद ज़िंदगी भर भी चल सकता है, क्योंकि आपके पास फैमिली के बहुत सारे लोग हैं और जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स अगर आपने ट्रस्ट में कोई बंदोबस्त कर रखा है फिर तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस होगा ना। हाँ, तो काफी इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट में भी कुछ वेराइटीज ऑफ ट्रस्ट है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक रिवोकेबल ट्रस्ट है, दूसरा इरिवोकेबल ट्रस्ट है। तो रिवोकेबल मतलब वो आप अभी लिख सकते हो आपके लाइफ के दरमियान, और जिंदगी के दरमियान आप वापस अपने आप ट्रस्ट को आप खुद जो सेटलर है वो ट्रस्ट को डिसॉल्व करके एसेट्स अपने नाम पे वापस कर सकता है, तो रिवर्सेबल है। दूसरा इरिवर्सिबल या इरिवोकेबल ट्रस्ट, एक बार आपने ट्रस्ट में आपकी संपत्ति डाल दी तो आप उसको वापस नहीं ले सकते, तो वो थोड़ा ज्यादा रिजिड होगा। तो अगर आप इरिवोकेबल लिख रहे हो तो ज्यादा टाइम लोगे और सोचोगे, डिस्कशंस करोगे। तीसरा है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, मतलब आप ट्रस्टीज को बताओगे कि आप अपने डिस्क्रिशन या आपके आपके विवेक के अनुसार मेरे रूल्स को इंटरप्रेट करिए, और मेरा जो भी कंडीशंस है मेरे बच्चों को या फैमिली को जितना देना है मेरे रूल्स के अनुसार दीजिए, और बाकी ट्रस्ट को मतलब बरकरार रखिए। और चौथा हो गया डिटरमिन्ड ट्रस्ट, मतलब एकदम स्पेसिफिक, एग्जैक्टली जो मैं बता रहा हूं एज अ सेटलर, जो ट्रस्ट राइटर है, उसी वही रूल्स आपको फॉलो करना है, आपको खुद से कुछ भी उस पर अमेंडमेंट्स नहीं करना है। तो डिपेंड्स आपका अगेन सिचुएशन क्या है और उसको आप कैसे यूज कर रहे हो। ड्यूरेशन 99 ईयर्स तक है ट्रस्ट का, तो और आपके रूल्स के हिसाब से तो आप बता सकते हो ये ट्रस्ट तब तक चलेगा जब तक मेरे बच्चे 25 के हो जाए, या उनकी शादी हो जाए, या 99 ईयर्स उसका तो एनीवे एक्सपायरी पीरियड है। ऑलराइट विष्णु, मेरे ख्याल से हमारे पास समय समाप्त हुआ है, लेकिन आप जुड़े हमारे साथ और तमाम बारीकियां समझाई एक फैमिली ट्रस्ट को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, शुक्रिया। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार। और ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले हम आ रहे हैं जयपुर, यानी आपका चहेता शो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर जयपुर आ रहा है, और आप हमसे मिल सकते हैं लाइव, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी वहां पर बात कर सकते हैं। होटल ललित में आपसे हम मिलेंगे 22 फरवरी को जयपुर में। रजिस्टर करना होगा लेकिन आपको 9650716790 नंबर है, जहां पर रजिस्टर कीजिए अपने आप को और हमसे आकर आप मिल सकते हैं सुबह 10 बजे जयपुर में 22 फरवरी को। एक ब्रेक के बाद शेयर बाजार सबका अधिकार।